हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की ये जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग मार्च महीने का जो कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो है उसको कंपाइल करके हम लोग यहाँ पे देंगे। रेगुलर क्लासेस जो वीकली बेसिस पर होती हैं वो हम अपने पेड क्लासेस में ऑलरेडी करते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को रेगुलर क्लासेस वगैरह लेनी है करनी है तो आप पेड कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो पर्टिकुलर वीडियो रहेगा इसमें हम लोग मार्च महीने में जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंपाइल करके आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड क्लास आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मार्च का पूरा कंपाइलेशन है। मार्च महीने में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ही यहाँ पे उसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स which organization has recently signed an MOU with the दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन DNRLM। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड और DNRLM। ठीक है, नाबार्ड और दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इन दोनों ने एक MOU साइन किया हुआ है। MOU क्यों साइन किया गया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। MOU क्यों साइन किया गया है ये क्वेश्चन में बता दिया गया है कि टू सपोर्ट रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, ग्रामीण जो भी महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये MOU बेसिकली साइन किया गया है। और ये MOU जो साइन किया गया है ये 3 साल के लिए, ठीक है ना, 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए ये MOU साइन किया गया है। इसके तहत में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके रूरल वुमेन हेल्प सेल्फ ग्रुप्स को फिनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया जाएगा। उनको मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या सपोर्ट हो सकता है वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। ठीक है, और भी दूसरी बहुत सारी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिजिकल ऑनलाइन मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, तो नाबार्ड याद रख लेना आप लोग, DNRLM याद रख लेना। क्यों साइन किया गया MOU ये आपको पता होगा। नाबार्ड की बात हुई है तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और साजी केवी जो है वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA हैज़ रिसेंटली नोटिफाइड amendments to retirement advisor regulation for good governance and ease of compliance. This is effective from which date? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने हाल ही में सुशासन और अनुपालन में आसानी के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार, जिसको कि हम लोग RA बोलते हैं, नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया हुआ है। यह नियम किस तारीख से प्रभावित होगा ये इसमें पूछा गया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर जानते हैं फिर हम लोग चीज़ों को समझेंगे और थोड़ा सा। 20 फरवरी 2024 से। ठीक है, 20 फरवरी 2024 से ही मतलब ये हो चुका है। और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और जानते हैं कि बेसिकली है क्या ये। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रहा है रिटायरमेंट एडवाइज़र। ठीक है, ये जो भी अमेंडमेंट किया गया है ना, मतलब ये 20 फरवरी 2024 से प्रभावी हो गया है, बैक डेट से ही प्रभावी हो गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग रिटायरमेंट एडवाइज़र पर। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट एडवाइज़र क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ के मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ध्यान से मतलब सुनना, अगले 5 से 7 मिनट आप लोग ध्यान से सुनो, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और इसका आंसर आप लोगों को जान ही लिए हैं कि 20 फरवरी 2024 से ये इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, रिटायरमेंट एडवाइज़र की अगर हम लोग बात करें तो PFRDA के अनुसार कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, ध्यान से सुनना, PFRDA के अनुसार कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर नॉन इंडिविजुअल पर्सन जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम NPS, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम NPS या फिर कोई और पेंशन स्कीम के तहत में कवर की गई, कोई और पेंशन स्कीम के तहत में कवर की गई योजना के बारे में किसी भी संभावित ग्राहकों को या फिर अन्य व्यक्तियों के समूहों को सलाह देता है, उसे रिटायरमेंट एडवाइज़र कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई पढ़ी लिखी वाली, ये बात हो गई परिभाषा जिसको कहते हैं, ये बात वो हो गई जो गूगल पे इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, आसान भाषा में समझ लेते हैं, आम बोलचाल की भाषा में समझ लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, जो चीज़ें याद करनी रहेंगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेगा वो मैं बताऊँगा, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है। ठीक है ना,
देखो क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर नॉन इंडिविजुअल हो या फिर कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कोई कॉरपोरेट बॉडी हो या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो जो कि एनपीएस, ठीक है ना, एनपीएस के बारे में या फिर पीएफआरडीए से रेगुलेटेड पेंशन योजनाओं के बारे में सलाह देता है, उसे हम लोग रिटायरमेंट एडवाइजर कहते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम से संबंधित या फिर पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेटेड पेंशन योजनाओं के बारे में जो भी व्यक्ति सलाह देता है, चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो, चाहे फिर वो नॉन इंडिविजुअल हो, चाहे फिर वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे फिर वो कॉरपोरेट बॉडी हो, चाहे फिर वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, उसको सबको हम लोग जो है रिटायरमेंट एडवाइज़र के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे की पूरी क्लास में, आगे के पूरे इस क्वेश्चन में जहाँ पर मैं RA बोलूँगा वहाँ का मतलब आप लोग समझिएगा रिटायरमेंट एडवाइज़र। अब क्या किया गया है कि इसमें अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है ना, मॉडिफाई किया गया है, कुछ अमेंडमेंट इसमें किया गया है। जो भी रिटायरमेंट एडवाइजर से रेगुलेशंस हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है ना। तो जो अमेंडमेंट किया गया है, इस अमेंडमेंट के बाद में इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रिटायरमेंट एडवाइजर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है। पीएफआरडीए एक्ट 2013, अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा टफ करेंगे तो यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। पीएफआरडीए एक्ट 2013, पीएफआरडीए एक्ट 2013 के सेक्शन 52 के सब सेक्शन 1, इसके साथ साथ सेक्शन 14 के सब सेक्शन 2, सेक्शन 14 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज डी और सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज डब्ल्यू के तहत में ये अमेंडमेंट जो भी है अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट भी आप लोग ध्यान रखना कि किस किस सेक्शन के तहत में किया गया है। अब अमेंडमेंट क्या किया गया है ये भी जान लेते हैं भाई, यही तो मेन है कि अमेंडमेंट क्या किया गया। क्वेश्चन तो यहीं से अभी बनेगा। अभी तक तो थोड़ा सा भूमिका बना रहे थे, थोड़ा सा माहौल बना रहे थे कि चीज़ें समझ में आए, चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में घुसें कि ये राम कहानी चल क्या रही है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो अमेंडमेंट जो है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पहला अमेंडमेंट क्या है ये जानो। पहला अमेंडमेंट ये है कि जो भी दूसरे फिनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि IRDAI हो गया या फिर सेबी हो गया या फिर RBI हो गया, इनके द्वारा रेगुलेटेड नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को भी रिटायरमेंट एडवाइज़र के रूप में काम करने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। ये भी अब रिटायरमेंट एडवाइज़र के रूप में काम कर पाएंगे। फिर से सुन लो आप लोग, जो भी PFRDA के अलावा जो दूसरी मतलब और रेगुलेटर्स हैं, ठीक है ना, PFRDA के अलावा जो दूसरे और रेगुलेटर हैं, जो दूसरे और फिनेंशियल रेगुलेटर हैं, जैसे कि अपना IRDAI हो गया, ठीक है ना, सेबी हो गया, ठीक है ना, RBI हो गया, इनके द्वारा मतलब दूसरे रेगुलेटर्स के द्वारा, जैसे कि IRDAI, सेबी और RBI के द्वारा रेगुलेटेड नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, ध्यान रखना, रेगुलेटेड नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को भी रिटायरमेंट एडवाइज़र के रूप में काम करने के लिए परमिशन दे दी गई है, उनको एलिजिबल कर दिया गया है। पहला अमेंडमेंट। दूसरे अमेंडमेंट की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा अमेंडमेंट क्या कह रहा है। दूसरा अमेंडमेंट ये कह रहा है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद रिटायरमेंट एडवाइज़र को अब कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये अमेंडमेंट होने से पहले जो भी रिटायरमेंट एडवाइजर्स थे उनको सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती थी, उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था। क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती थी? नॉन इंडिविजुअल को, जो नॉन इंडिविजुअल रिटायरमेंट एडवाइज़र होते थे, जो नॉन इंडिविजुअल रिटायरमेंट एडवाइज़र होते थे उनको 50,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था, और जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटायरमेंट एडवाइज़र होते थे उनको 5,000 रुपये का, ठीक है ना। तो जो नॉन इंडिविजुअल होते थे उनको 50,000 का, जो इंडिविजुअल होते थे उनको 5,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के हो जाने के बाद में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वो नॉन इंडिविजुअल हो या फिर इंडिविजुअल हो, ये मतलब हटा दिया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, सिक्योरिटी डिपॉजिट को ही हटा दिया गया है, अब कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा अमेंडमेंट। अब बात करते हैं तीसरे अमेंडमेंट की, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए जो भी आवेदन आएंगे उनका निपटारा PFRDA के द्वारा 30 डेज के भीतर कर दिया जाएगा। विद इन 30 डेज के भीतर कर दिया जाना है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सब बनेंगे। ये 30 डेज बनेगा, ये 5,000 वाली लिमिट बनेगी, 50,000 वाली लिमिट बनेगी,
दूसरे रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं ये भी बनेगा। तो ध्यान से सुनना इसको, इसे मुरारी बापू की कथा की तरीके से नहीं सुन के चले जाना है ना कि वीडियो देख लिया, कथा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, वीडियो खत्म हो जाएगा, अभी मतलब प्रसाद उसाद मिलेगा, चरणामृत पंजीरी मिलेगी, फिर अच्छा लगेगा हैं, इलेक्शन आ रहा है, पूरा माहौल बना हुआ है, राम मंदिर बन गया है, फील गुड वाले फीलिंग आ रही है, ऐसे मत सुनो इसको। जो भी चीज़ें बताई जा रही ध्यान से सुनो इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे, ठीक है ना। और ये मोटा मोटा कुछ चीज़ें थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित जो आपको बता दिया गया। इसका ऑफिशियल गैजेट देखेंगे भारत सरकार के द्वारा जो राजपत्र इसका जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन का, वो लगभग 22-23 पन्नों का है। मैं इसको पढ़ रहा था तो लगभग 22-23 पन्नों का, उतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी था वो चीज़ें उठा के लाके मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आएंगी वीडियो के एक बार पीछे करके देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 लॉन्च्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, आरबीआई द्वारा शुरू किए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का विषय क्या था, थीम क्या था, ये इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आरबीआई कहीं पे आ गया तो समझ लो कि बैंक एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, कुछ भी हो जाए उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी कीमत में। और फिलहाल ये तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की बात हो रही है तो ये तो इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पूरे न पूरे चांसेस यहाँ पे बनते हैं कि यहाँ से एक नए क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। पहले इसका थीम जानते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे। जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थीम जानो इसका क्या है। इसका थीम है मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। इसकी थीम क्या हो जाएगी, यहाँ पर थीम पूछा गया है ना, विषय थीम पूछा गया है तो थीम इसका हो जाएगा मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। ठीक है, मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, ये 3-4 बार बोल लो, समझ लो, ये याद कर लो। मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, ठीक, ये चीज़ें आप लोग को याद हो जानी चाहिए, ये इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। आरबीआई ने अभी हाल ही में, अब ध्यान से सुनना, अब अगले 2-3 मिनट फिर से सुनो, जैसे भक्ति करते हो ना भगवान की, उसमें लीन हो जाते हो, वैसे लीन हो जाओ, सुनो। यहीं पे चीज़ें जो मैं जितना बता दे रहा हूँ इसी को याद कर लो, पीडीएफ पढ़ के रिवीजन करने की जरूरत ही ना है, वहाँ तक बात ही ना है। हालांकि पीडीएफ पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, पीडीएफ पढ़ेंगे तो चीज़ें और बढ़िया याद रहेंगी आपको, वहाँ पे और भी मैं कंटेंट थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वीडियो में भी बताता हूँ, लेकिन मैं वीडियो में इतना ज़्यादा बता देने की कोशिश करता हूँ और इतना ज़्यादा कनेक्ट कर लेना चाहता हूँ आप लोगों को, जिससे कि चीज़ें यहीं पर याद हो जाएँ। यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे, चीज़ें यहीं पे याद रहेंगी, वहाँ पे आप लोग फटाफट करेंगे, पढ़ेंगे, पीडीएफ लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, सुनो आप लोगों, फिर से सुनो ध्यान से। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया है कि हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जो इनरोलमेंट कर चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए फिनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, जैसे हैकेथॉन होता है वैसे ये आइडियाथॉन है। आरबीआई ने भी हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी कोर्सेज में जो बच्चे इनरोल कर लिए हैं, जिनका एडमिशन पीजी कोर्सेज में हो गया है, उनके लिए फिनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन लॉन्च किया हुआ है। और ये जो फिनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन लॉन्च किया गया है ये आरबीआई का फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 का ही एक पार्ट है। ठीक है, आरबीआई का जो फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 के लिए लॉन्च किया गया उसी का ही एक पार्ट है ये हैकेथॉन। क्वेश्चन ये भी दिमाग में आना चाहिए कि जो फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 का है ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया, ये डेट भी याद करो। ठीक है ना, ये डेट भी आप लोग याद करो। तो 26 फरवरी 2024 से लेके 1 मार्च 2024 तक ये फिनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया। 26 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 के बीच में ये फिनेंशियल लिटरेसी वीक जो है सेलिब्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया आरबीआई के द्वारा। फिर से याद रखो, डेट सुन लो, 26 फरवरी 2024 से लेके 1 मार्च 2024 के बीच में। ठीक है ना, इसकी थीम आप लोगों को बता दी गई है, ये थीम इसमें पूछा गया था, थीम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और ये जो थीम है मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, ये थीम मेनली जो यंग एडल्ट्स हैं, जो कि यूथ है और कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करके ये थीम बनाई गई है। फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए 2016, फिनेंशियल लिटरेसी को, वित्तीय साक्षरता को प्रमोट करने के लिए 2016 से हर साल आरबीआई द्वारा फिनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो मनाया जाता है। ठीक, और यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे आइडियाथॉन की, फिनेंशियल लिटरेसी वीक तो बता दिया गया आप लोगों को, अभी बात कर रहे थे आइडियाथॉन की। तो ये जो आइडियाथॉन है ये लॉन्च किया गया है, इसके लिए आरबीआई ने एक टाइटल डिसाइड किया है, इसके लिए आरबीआई ने एक टाइटल डिसाइड किया गया है। टाइटल का नाम सुनो, पीडीएफ में भी मैं दूंगा, लेकिन टाइटल का नाम सुनो आप लोग। मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स, मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स रीथिंकिंग आउटरीच स्ट्रेटजीज
फिर से सुन लो आप लोग ये टाइटल, मनी मैटर्स फॉर यंग एडल्ट्स रीथिंकिंग आउटरीच स्ट्रेटजीज, ये टाइटल है। इस टाइटल को इसी आइडियाथॉन के तहत में लॉन्च किया गया है और इसी टाइटल पर पार्टिसिपेंट्स को 2000 शब्दों में 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख के देना है। ये एक समझ लो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई और इसका सोल्यूशन देना है, इस तरीके से थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन देना है ये 26 फरवरी से लेके 20 मार्च 2024 तक, ठीक है ना। फिनेंशियल लिटरेसी वीक का ड्यूरेशन ये था, लेकिन जो ये टाइटल था उस पर जो सोल्यूशन देना है, मतलब जो टाइमलाइन है उसकी 2000 वर्ड का जो आर्टिकल लिख के देना है वो 26 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024 तक के बीच में दे देना है। और इस आइडियाथॉन को जो भी जीतेगा, जो भी इसका विजेता होगा, जो भी इसका विनर होगा, जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, उसको 1 लाख रुपए का प्राइज़ मिलेगा फर्स्ट प्राइज़ वाले को। सेकंड वाले को जो पैसा मिलेगा, जो इनाम मिलेगा, जो धनराशि मिलेगी 75,000 रुपये की मिलेगी प्राइज़ मनी। थर्ड प्राइज़ मनी जो होगी वो 50,000 रुपीज़ की होगी, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों प्राइज़ मनी होंगे, ठीक। आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर के नाम मुझे नहीं याद आ रहे हैं, अभी मैं ये पढ़ा रहा था तो पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, चाहे पेड क्लासेस में देख रहे हो, चाहे यूट्यूब में फ्री में देख रहे हो, कमेंट करके यार मुझे एक बार ये याद दिला दो भाई, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को इस थीम याद रखनी है। 2016 से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किया गया था, कब से कब तक चला, 26 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक के लिए, 20 मार्च 2024 तक सबमिट कर देना, ये याद कर लेना। प्राइज़ मनी फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख, सेकंड प्राइज़ 75,000, थर्ड प्राइज़ 50,000, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। बाकी जो पूछा है आप लोग बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हैं, बता देंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। The National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation released the second advance estimates of the national income for financial year 24. According to this, what will be India's GDP for financial year 24? ये इसमें पूछा गया है। वन लाइनर करेंगे 7.6%, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसी 3 साल के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, अजय कंवल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजय कंवल ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजय कंवल जी को जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अगले 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है। स्पार्क मनी के साथ डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने द्वारा मनी पार्टनर के साथ साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है, ये इसमें पूछा गया है। 5.49 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 5.49 करोड़ रुपीज़ का जुर्माना यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि इसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायोलेशन किया हुआ था, उल्लंघन किया हुआ था, ठीक है। बस इतना इसमें इतना ही पढ़ना और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी अवधि के गैर आश्रय बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के विकास का समर्थन करने के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नैफेड द्वारा मार्च 2026 तक कितनी राशि स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। इंग्लिश ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ लिया करो, हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। 3 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आरबीआई ने भुगतान परिदृश्य में विकास की समीक्षा के आधार पर भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस के लिए नियामक ढांचे को संशोधित किया है। संशोधित निर्देश किस तारीख से लागू होंगे, ये इसमें पूछा गया है। 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो जाएगा। ये भैया है आरबीआई का सर्कुलर, ये है आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे डीप में नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा बनेगा ये, मतलब इसके लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो की ज़रूरत होगी। तो इसको जो है हम लोग अपना आरबीआई कहता है वाला जो सेक्शन है वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को बदलने के लिए किस वित्तीय संगठन ने हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। यूरो बैंक ऐसे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। एस रविंद्रन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस वन लाइनर करो। यस रविंद्रन को अभी हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है, बस इतना ही जानना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त
मुफ्त बिजली योजना के लिए कितना बजट मंजूर किया है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों में छत पर सोलर पैनल स्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 75,021 करोड़ रुपए। आरबीआई ने हाल ही में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दी है? मतलब कि कौन सी दो बैंकों का मर्जर होने जा रहा है, समामेलन होने जा रहा है, आरबीआई ने किसकी मंजूरी दी है, ये इसमें अभी पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चंस ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सही उत्तर इसका हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने अभी हाल ही में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्कीम ऑफ अमलगमेशन को मंजूरी दे दिया, मतलब कि इनके सम्मेलन का अनुमति दे दिया है आरबीआई ने भी हाल ही में। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, टू द पॉइंट हम लोग इसको मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, समामेलन वाली बातें हैं, मर्जर कह सकते हैं हम लोग, या फिर स्कीम ऑफ अमलगमेशन का मतलब यही हो जाएगा कि इन दोनों बैंकों को बेसिकली मर्ज किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, मिलाया जा रहा है, जैसे भी मतलब समझना चाहो आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों बैंकों का नाम आप लोगों को याद रखना है। आपको फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक याद रखना है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक याद रखना है। इन दोनों के ही समामेलन को अभी आरबीआई के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स जानते हैं, कुछ डाटा जानने की कोशिश करते हैं, कुछ फैक्ट्स जानते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित। 530 मिलियन यूएसडी का डाटा याद कर लो आप लोग, 530 मिलियन यूएसडी। ठीक है ना, 530 मिलियन यूएसडी का ऑल स्टॉक मर्जर है ये बेसिकली। ठीक है, ऑल स्टॉक मर्जर क्या होता है सुनो, अभी आगे सुनोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस ये अमाउंट याद रखो 530 मिलियन यूएसडी का। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 ये डेट याद रख लो आप लोग, 1 अप्रैल 2024 से ये प्रभावी हो जाएगा, ये भी ये पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 2024 से ये एमलगमेशन बेसिकली प्रभावी हो जाएगा और 1 अप्रैल 2024 से ही फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की सभी ब्रांचेज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेज के रूप में काम करने लगेंगी। इस लाइन को फिर से सुन लो भैया आप लोग एक बार, 1 अप्रैल 2024 की डेट याद कर लो, उसके बाद में मतलब क्यों याद करना है, क्योंकि इसी तारीख से जो है इसका एमलगमेशन जो है, इसका समामेलन जो है वो प्रभावी हो जाएगा। और इस तारीख से इसका एमलगमेशन समामेलन प्रभावी हो जाने के बाद 1 अप्रैल 2024 से ही फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की सभी ब्रांचेज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेज के रूप में काम करेंगी। मतलब जो अस्तित्व खत्म हो रहा है, जो नाम खत्म हो रहा है, वो फिनकेयर का खत्म हो रहा है। फिनकेयर की सभी ब्रांचेज जो होंगी वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेज के रूप में काम करेंगी। बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 44A, ठीक है, बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 44A के सब सेक्शन 4 के तहत ये एमलगमेशन, ये समामेलन, ये मर्जर किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये एज ए ट्रांसफरर बैंक के रूप में काम करेगा। ठीक है ना, एज ए ट्रांसफरर बैंक के रूप में काम करेगा ये। और ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये एज ए ट्रांसफरी बैंक के रूप में काम करेगा। ठीक है ना, एज ए ट्रांसफरी बैंक के रूप में काम करेगा ये। ठीक, ये मतलब ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रख लें। मतलब कि ट्रांसफर और ट्रांसफरी आप लोग समझ रहे हैं ना, ट्रांसफर करने वाला और किस में ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली हिंदी मतलब वही हो रहा है इसका। मतलब कि ये हो जाएगा कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डर्स को, फिर से सुनो आप लोग, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डर्स को फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में उनके 2000 इक्विटी शेयर पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 579 इक्विटी शेयर मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं उलझना, लेकिन फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, सुन लो आप लोग। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनका फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2000 इक्विटी शेयर होने पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 579 इक्विटी शेयर उनको मिलेगा। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और किसी भी दो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में ये पहला एमलगमेशन हो रहा है। मतलब इससे पहले कभी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमलगमेशन नहीं हुआ था, उनका समामेलन नहीं हुआ था। तो ये दोनों का ये दोनों पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसी बन रही हैं जिनका एमलगमेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, शब्दों को भी ध्यान से सुनते रहना। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग एग्जाम में एग्जामिनर किसी भी तरीके से कर देता है। अगर हम लोग कई बार बस सीधे क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर जान लिया, बाकी जो मैं 10 मिनट से बोल रहा हूँ ये चीज़ आप लोग ध्यान से नहीं सुने, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा, फिर आप लोग गच्चा खा जाओगे वहाँ पे। फिर लगेगा कि सर ने नहीं पढ़ाया, तो फिर आपको लगेगा कि आपकी किस्मत खराब है, फिर लगेगा कि इनका पढ़ाया नहीं है, उनका पढ़ाया नहीं है, हमें याद नहीं रहता, हमारी किस्मत खराब है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना। और मर्जर के बाद में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डर्स के पास
50 में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.9% की हिस्सेदारी की इक्विटी होगी। इतने चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। ये जितनी भी AU स्मॉल फाइनेंस, ये जितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंकें दी गई हैं, इनका सबका हेडक्वार्टर वगैरह याद कर लेना। हालांकि हेडक्वार्टर वगैरह भी पूछा जा नहीं रहा है, लेकिन जाता ही क्या है पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में, मैं अगर हम लोग पढ़ते चलते हैं तो कुछ जाता नहीं है, 2-3 सेकंड का टाइम लगता है। उसी टाइम पर अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो इंटरव्यू वगैरह में या फिर PO क्लर्क में या फिर कहीं भी छोटे मोटे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी अगर आप स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के देते हो, अगर आप इधर आपका बैंकिंग में सिलेक्शन नहीं होता ना, कई लोग बहुत सारे एग्जाम्स देते रहते हैं, तो वहाँ पे भी काम में आएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उस मंत्री का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP और चक्षु सुविधा लॉन्च की है। ठीक है ना, मिनिस्टर का नाम इसमें बताना है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव जी ने अभी हाल ही में जो है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु फैसिलिटी लॉन्च किया हुआ है संचार सारथी पोर्टल पर, जिससे कि साइबर क्राइम और फिनेंशियल फ्रॉड से बचा जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, इससे ज़्यादा और इसमें डीप में नहीं जाएंगे। ग्रामीण आसाम में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हाल ही में विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया? लोन अमाउंट का ये क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 452 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने, 27%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2024 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से लेकर दिसंबर 2023 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितने प्रतिशत घटकर 32.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिल रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑप्शन से आंसर से मिलेगी आप लोगों को। ध्यान से सुनना, पहले इसका आंसर जानते हैं। 13% इसका आंसर हो जाएगा। सीमा पार लेन देन के लिए दोनों देशों की स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने RBI के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका होगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। RBI ने हाल ही में मास्टर डायरेक्शन, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और आचरण निर्देश 2022 में संशोधन किया है। इस संशोधन से संबंधित कौन से बिंदु सही हैं? ये इससे पूछा गया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। RBI का मास्टर डायरेक्शन है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। ठीक है ना, RBI का मास्टर डायरेक्शन है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं MCQ के फॉर्मेट में, और यहाँ पे कुछ एक चीज़ें जान लेंगे, मोटी मोटी चीज़ें। हालांकि इसको, ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर है, इसको हम लोग RBI कहता है वाले सेक्शन में भी काफ़ी डीप में जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है इस MCQ के फॉर्मेट में इजीली फ्रेम हो गया तो मैंने बना दिया, तो यहाँ पे भी डिस्कस कर ले रहे हैं। और जब RBI कहता है वाला सेक्शन मार्च का हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, किया क्या गया है कि RBI ने अभी हाल ही में मास्टर डायरेक्शन, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शन 2025 में क्या किया हुआ है कि कुछ अमेंडमेंट किया हुआ है। ठीक है ना, और ये जो अमेंडमेंट किया गया है, ये अमेंडमेंट से संबंधित कुछ एक पॉइंट ये दिए गए हैं। इसी अमेंडमेंट से संबंधित ये कुछ एक पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो भी पॉइंट दिए गए हैं, क्या ये पॉइंट सही है कि नहीं सही है, इसमें से कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट नहीं सही है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, तो टेक्निकल चीज़ें हम लोग इसकी समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो इसका आंसर जान लो भाई साहब कि इसका आंसर जो है वो ऑल करेक्ट है, यानी कि ये जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये सब सही है। मतलब कि जो अमेंडमेंट प्रोविजन कंटेंट इन दिस सर्कुलर शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम March 7, 2024, मतलब कि ये जो सर्कुलर है, ये जो अमेंडमेंट है, ये 7 मार्च 2024 से प्रभावी हो जाएगा, ये सही है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब कि ये क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले सभी बैंक और NBFCs के लिए ये सर्कुलर लागू होगा, ये अमेंडमेंट लागू होगा। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू डेबिट कार्ड शेयर अप्लाई टू एवरी बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, डेबिट कार्ड से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंडिया में ऑपरेट होने वाले सभी बैंकों पर ये लागू होगा, कोई भी बैंक हो वो। ठीक है, इसके साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A और RBI एक्ट 34 के चैप्टर 3B के तहत में इस मास्टर डायरेक्शन में अमेंडमेंट किया गया है। तो ये जो भी पॉइंट दिए गए हैं ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें और हम लोग जानते हैं, टू दी पॉइंट, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं, डीप में थोड़ा सा चलते हैं। जब RBI कहता है
वाला सेक्शन हम लोग इसका मार्च वाला डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे और इलेबरेट करूँगा, आम बोलचाल की भाषा में और ज़्यादा इसको इलेबरेट करूँगा। अभी फैक्चुअल चीज़ें जानते हैं, अभी डाटा जानते हैं, अभी जो अमेंडमेंट किया गया है वो जानते हैं, अभी वो चीज़ें पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, उसको जानते समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहला पॉइंट सुनो आप लोग, ध्यान से सुनना, अगले 2-3 मिनट फिर से आप लोगों के मुझे दो, पूरी तरीके से सुनो, जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है ना। चीज़ें याद होनी चाहिए, ये सब वीडियो देखने के बाद में, वीडियो क्लासेस देखने के बाद में अगर आप जाके पीडीएफ पढ़ो तो चीज़ें आपको रिवीजन करो, आप ऐसा लगना चाहिए कि चीज़ें फटाफट आपके दिमाग पे सारी चीज़ें आ रही हैं। कुछ डिफरेंस होना चाहिए पीडीएफ कोर्स और वीडियो कोर्स में। अगर चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जानी चाहिए, यहीं पे आपको याद हो जानी चाहिए। इस लेवल पे अपना कंसंट्रेशन बनाओ, इस लेवल पे अपने आप को एक्टिव रखो पूरे के पूरे सेशन के दौरान, पूरी के पूरी क्लास के दौरान। पहले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। पहला पॉइंट जो है अमेंडमेंट के बाद वो ये कह रहा है कि 7 वर्किंग डेज, याद कर लेना, 7 वर्किंग डेज बोला, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें क्वेश्चंस बनती हैं। 7 वर्किंग डेज के भीतर कार्ड बंद करने की प्रक्रिया पूरी ना करने की स्थिति में कार्ड इशूअर द्वारा कार्ड होल्डर को 500 रुपये, कार्ड होल्डर को 500 रुपीज़ पर कैलेंडर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी, जब तक कि खाता बंद ना हो जाए, बशर्ते उस खाते पे कोई बकाया ना हो। क्या याद रखना है आपको? 7 वर्किंग डेज याद रखना है, 500 रुपीज़ याद रखना है। लाइन में फिर से दोहरा रहा हूँ, पीडीएफ में सारी चीज़ें मैं दूंगा, डिटेल में दूंगा, लेकिन फिर से दोहरा रहा हूँ, यहीं पर चीज़ें याद कराऊंगा आप लोगों को, और यहीं पर आपको याद करना होगा अगर आप सिंसियर हो, पढ़ाई कर रहे हो ढंग से। तो फिर से सुनो इस लाइन को, 2-3 बार मैं बोलूँगा, दिमाग में आपके बैठ जाएगा, आप लोग इरिटेट हो जाओगे मैं इतनी बार बोल दूंगा, यहीं पर आपको याद करना है, ठीक है ना। सुनो आप लोग, 7 वर्किंग डेज के भीतर कार्ड बंद करने की प्रक्रिया ना पूरी होने की स्थिति में, 7 वर्किंग डेज के भीतर कार्ड बंद होने की प्रक्रिया ना हो जाने की स्थिति में कार्ड इश्यूअर द्वारा कार्ड होल्डर को 500 रुपये पर कैलेंडर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब तक कि खाता ना बंद हो जाए तब तक, मतलब 500 रुपये पर कैलेंडर डे के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई बकाया ना हो खाते में, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो कार्ड होल्डर अपनी बिलिंग साइकिल खुद डिसाइड कर पाएंगे, ऐसा इसमें कह दिया गया है। वो अपनी स्टार्टिंग या क्लोजिंग डेट खुद से चूज कर पाएंगे, इस अमेंडमेंट के बाद में ये प्रावधान भी कर दिया गया है। तीसरे पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यदि कार्ड होल्डर के द्वारा कोई कंप्लेन लॉज की जाती है तो कार्ड इश्यूअर के द्वारा कंप्लेन लॉज होने के 30 दिन के भीतर, विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर कोई ना कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स देना होगा। कोई ना कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलने की कंडीशन में कार्ड होल्डर आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? 30 डेज याद रखना है, ठीक है ना। चीज़ें कम समझ में आए ना अगर, तो जो डाटा बता रहा हूँ ना भाई साहब, इसको आप लोग याद रख लेना, क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है ना। फिर से सुनो इस पॉइंट को, मैं फिर से बोल रहा हूँ ना कि मैं 3-4 बार बोलूँगा, आपको इरिटेशन भी होगी, आपको लगेगा कि एक ही बार बार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन याद करना पड़ेगा आप लोगों को। पीडीएफ जब पढ़ने जाओ तो रिवीजन हो। और अभी आरबीआई सर्कुलर का जब मैं एमसीक्यूज भी तैयार कर रहा हूँ, अभी मैं जनवरी का लेके नहीं आया, अभी मैं जनवरी का एमसीक्यूज भी लेके आऊँगा। जनवरी के कुछ सर्कुलर पेंडिंग रह रहे हैं, क्लासेस रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा, उसको मैं रिकॉर्ड करके फटाफट में देता हूँ। जैसे ही वो हो जाएगा पूरा का पूरा एमसीक्यूज लेके आऊँगा मैं सर्कुलर पे बेस्ड, और वो यूट्यूब पे मैं फ्री में डालूंगा, सबके लिए रहेगा। जो पेड यूजर्स हैं उनको भी जाके वहाँ पे सारे के सारे सर्कुलर देना है, देखना है कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, और सीरियसली इसको करना है। इस तरीके से नहीं चलेगा कि बस मुरारी बापू की किताब के तरीके से आ रहे हो, सुन के चले जा रहे हो। कोर्स बेचने के लिए बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, वहाँ से जाके ले लो, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे आए हो तो मेहनत जितनी मैं कर रहा हूँ इसकी 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ये मान के चलो। और मेरी मेहनत करते करते हालत ख़राब रहती है, आप ये मान के चलो। डेली आरबीआई की वेबसाइट खोलना, कुछ ना कुछ उसमें आया ही रहता है। कभी कोई प्रेस रिलीज आई हुई है, कभी कोई नोटिस आया हुआ है, कभी कोई ना कोई डाटा आया हुआ है, कभी कोई ना कोई सर्कुलर आ गया है। एक सर्कुलर में 3-3, 4-4 सर्कुलर का रेफरेंस दे दिया गया है। इनको सबको पढ़ने के बीच में ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेके मैं अपने ऊपर घूमता रहता हूँ, इतना मेहनत करना होता है। कई बार आरबीआई की वेबसाइट पे जो चीज़ें आई रहती हैं, इतना कॉम्प्लिकेशन रहता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रहती हैं कि 42 पन्ने का, 44 पन्ने का सर्कुलर आ जाता है। समझ में नहीं आता कि इसमें क्या आप लोगों को पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। उसके लिए फिर और भी डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाके चीज़ों को समझना पड़ता है, और भी जाके वहाँ से कंटेंट उठाने पड़ते हैं कि नहीं क्या चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा। तो इसका 10 गुना मेहनत आप लोगों को करना होगा अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में अच्छे स्कोर करना चाहते हो। तो वो ज़माना चला गया, वो चीज़ें उड़ गई जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, खासतौर से स्केल 2 और स्केल 3 में। अभी चीज़ें इनडायरेक्ट पूछी जा रही हैं, इन डेप्थ पूछी जा रही हैं। तो जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी होगी।
इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप सिंसियर हो, पढ़ाई करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये 30 डेज वाला मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। यदि कोई कार्ड होल्डर कोई कंप्लेन लॉन्च करता है, ठीक है ना, तो कार्ड इशूअर के द्वारा उस कंप्लेन लॉन्च करने की डेट से 30 दिन के भीतर कोई ना कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस कर देना होगा। और 30 दिन के भीतर अगर कोई ना कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिलता है तो जो कार्ड होल्डर होगा वो कार्ड इशूअर के खिलाफ आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकता है। ये चीज़ आप लोग याद रखो। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट ये कहता है कि कैश क्रेडिट या फिर लोन अकाउंट के लिए, कैश क्रेडिट या फिर लोन अकाउंट के लिए कोई भी बैंक डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। ध्यान से सुनना भाई साहब, फिर से बोल रहा हूँ, कैश क्रेडिट या फिर लोन अकाउंट के लिए कोई भी बैंक डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। हालांकि ये जो प्रावधान है डेबिट कार्ड नहीं जारी करने वाला, ये बैंकों को प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले खाते या फिर किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट के साथ प्रदान की जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा को डेबिट कार्ड से जोड़ने का जो फैसला है उसको नहीं रोकेगा, उस चीज को ये नहीं रोकेगा। ध्यान से सुनो आप लोग, क्वेश्चन यहां से बनेगा, फिर से सुनो आप लोग। कैश क्रेडिट या फिर लोन अकाउंट के लिए कोई भी बैंक डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा, ठीक है। और डेबिट कार्ड नहीं जारी करेगा किसके लिए? कैश क्रेडिट के लिए और लोन अकाउंट के लिए। लेकिन ये जो प्रावधान है ये बैंकों को प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता या फिर किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट के साथ प्रदान की जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा को डेबिट कार्ड से जोड़ने के जो फैसला है उससे नहीं रोकेगा। डेबिट कार्ड के साथ जो जोड़ने वाला फैसला है उससे नहीं रोकेगा, मतलब इसको जोड़ सकते हैं डेबिट कार्ड से। किसको किसको? प्रधानमंत्री जनधन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से बनेगा, यहां से बनेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये सब चीजें बनेगी। और इन सारे पॉइंट्स पे मैं एमसीक्यूज बना रहा हूं। एक एक सर्कुलर का, प्रत्येक सर्कुलर से जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज बन पाएंगे ना भाई साहब, मैं उतने बना रहा हूँ जितना मैं सोच सकता हूँ, जितना मैं सोच पा रहा हूँ। पिछले 5-6 सालों से जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं कंटेंट कवर कर रहा हूँ, जो मैं पेपर को फॉलो कर रहा हूँ, जो मुझे फीडबैक स्टूडेंट से मिल रहे हैं, उस लेवल पे जितना मैं सोच सकता हूँ उतने टाइप का एमसीक्यूज मैं बना रहा हूँ। पर्टिकुलर एक आरबीआई सर्कुलर से संबंधित बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी मिलेगी आपको ये क्लासेस, फ्री में मिलेगी। ये तो एमसीक्यू मैं सबके लिए फ्री में कर दूंगा कि आप लोग सब लोग जाके देखो। कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो आके चेक करो भाई साहब कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ भी रहे हो ढंग से कि हवा हवाई चल रही, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना जरूरी है। और जो पेड यूजर्स हैं जो ये क्लासेस कर रहे हैं, इनके तो सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक। किस राज्य के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे व्यवसायों, किसानों और उद्यमियों के लिए डिजिटल बिक्री की सुविधा के लिए यस बैंक और सेल मेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। इसमें उस राज्य का नाम बताना है। सही उत्तर होगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। लखपति दीदी योजना के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DNRLM के महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा ईज माई ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी। 11 मार्च 2024 को जारी आरबीआई की लोकपाल योजना 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई लोकपाल यानी कि ORB, OIs और केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र यानी कि CRPC के कार्यालयों द्वारा 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और सबसे पहले इसका आंसर जानेंगे हम लोग, उसके बाद में क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट भी हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में आज की डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये वही रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम वगैरह हम लोग करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर कहीं पर आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन ये तो फिलहाल आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा डीप में हम लोग जाएंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और ये चीज़ें पढ़ के आपको मज़ा भी आने वाली है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। क्या पूछा गया था आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसका आंसर जान लेते हैं, फिर टू द पॉइंट हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा 68.24%, ठीक है। और ये जो शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये ड्यूरेशन भी याद रखना। आगे अभी पूरी क्लास में जब भी हम लोग जो बात करेंगे, जो भी डाटा आपको दिया जाएगा
वो जो दिया जाएगा वो इसी ड्यूरेशन का दिया जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 का दिया जाएगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का डाटा आगे की पूरी इस क्लास में, इस पूरी रिपोर्ट में दिया गया है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब ध्यान रखना आप लोग। पर्याप्त टाइम इस क्वेश्चन में हम लोग देंगे, इस क्वेश्चन में पर्याप्त टाइम देंगे, क्योंकि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है और आरबीआई की वेबसाइट पर अगर आप लोग जाकर देखोगे ना तो लगभग 56-57 पन्नों की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी चीज़ें उसी को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो अप टू द पॉइंट चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो थी, एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बुड्समैन स्कीम 2023 जो कि 11 मार्च 2024 को रिलीज़ की गई। ये डेट भी याद रखना। इस डेट को जो है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ऑन ओम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार ORBOIs यानी कि ऑफिसेस ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन और सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर पर जो भी कंप्लेंट्स रिसीव्ड हुई हैं उनकी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये पूछा गया था। और ये वृद्धि जो पूछी गई है ये ड्यूरेशन पूछा गया है, ये दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में उनके कंप्लेंट्स में कितनी की वृद्धि हुई है, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये पूछा गया है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो उसमें जो वृद्धि हुई है 68.24% की हुई है, ये इसका आंसर याद कर लो। पहली चीज़ ये इसका आंसर याद कर लो, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा इस रिपोर्ट में और क्या बताया गया है, ठीक है। देखो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे जब भी मैं सीआरपीसी बोलूँगा आपको समझ में आना चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर की बात हो रही है। जब भी मैं ORBIOS बोलूँगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑफिस ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये बड़ी टर्मिनोलॉजी होती है, इनको बार बार नहीं बोलूँगा, ये शॉर्टकट आप लोग समझना, इसीलिए क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। ORBIOS और CRPCs के द्वारा इस ड्यूरेशन में, अब जो ड्यूरेशन जो है ये भी याद रखना है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक की बात ही मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ORBIOS और CRPCs के द्वारा इस ड्यूरेशन में टोटल 7,03,554 7,03,554 नंबर ऑफ कंप्लेंट्स प्राप्त की गई हैं। जबकि 2021-22 के दौरान 2021-22 के दौरान ये जो कंप्लेंट्स थी ये थी 4,18,148, ठीक है ना। 2021-22 के दौरान ये थी 4,18,148, जबकि 2022-23 के दौरान जो है ये हो गई 7,03,554। तो ये इसका और इसका अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये जो है इसमें जो बढ़ोतरी हुई है ये हुई है 68.24% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान कंप्लेंट्स की संख्या में 68% की वृद्धि हुई है। ये नंबर ऑफ कंप्लेंट्स भी आपको बता दी गई कि किस साल में कितनी कंप्लेंट थी, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो टोटल ये कंप्लेंट प्राप्त हुई हैं 7,03,544, इसमें से 2,34,690 कंप्लेंट्स जो हैं वो ORBIOS के द्वारा हैंडल की गई, यानी कि ऑफिसेस ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन के द्वारा इतनी शिकायतें हैंडल की गई। और बाकी की 4,68,854 कंप्लेंट्स जो हैं वो CRPC के द्वारा डिस्पोज्ड कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है, इतनी कंप्लेंट जो हैं वो ORBIOS के द्वारा सॉल्व की गई, रिजॉल्व की गई 2,34,690, जबकि 4,68,854 जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं ये डिस्पोज कर दी गई CRPC के द्वारा, यानी कि सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स के द्वारा ये कंप्लेंट डिस्पोज कर दी गई, ठीक है ना। ORBIOS पर डिस्पोज की जाने वाली कंप्लेंट का टैट टाइम की अगर हम लोग बात करें, टैट यानी कि टर्न अराउंड टाइम, ठीक ना। टर्न अराउंड टाइम जो था वो 33 डेज था, ध्यान से सुनते चलना, ठीक है ना। ORBIOS पर डिस्पोज की जाने वाली कंप्लेंट्स का टैट टाइम जो था वो 33 डेज था 31 इस ड्यूरेशन में फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान, जबकि 21-22 के दौरान टैट टाइम जो था वो 44 डेज था। ये दोनों फाइनेंशियल ईयर का टैट आप लोग मतलब याद कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसके साथ साथ में 57.48% मेंटेनेबल कंप्लेंट्स को म्यूचुअल सेटलमेंट और मीडिएशन के जरिए, मध्यस्थता के जरिए ही सुलझा लिया गया। बाकी कंप्लेंट्स को या तो रिजेक्ट कर दिया गया RBIOS के द्वारा या फिर विड्रॉ कर लिया गया,
ठीक है। अगला पॉइंट इसमें ये कहता है बैंकों के साथ साथ नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ प्राप्त हुई टोटल कंप्लेंट्स में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित कंप्लेंट सबसे ज़्यादा थी। ध्यान रखना, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स थी उसकी संख्या ज़्यादा थी, जबकि एनबीएफसीज के लिए जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो शिकायतें थी वो थी फेयर प्रैक्टिसेस कोड, यानी कि उचित व्यवहार नहीं करते हैं एनबीएफसीज अपने क्लाइंट्स के साथ में, अपने ग्राहक के साथ में। इससे संबंधित सबसे ज़्यादा शिकायतें जो आई हुई थी वो एनबीएफसीज के लिए आई हुई थी, ठीक है ना। ओम्बुड्समैन ऑफिस वाइज अगर एलोकेशन की बात करें हम लोग कि ओम्बुड्समैन ऑफिस के मतलब कितने कौन कौन से ओम्बुड्समैन ऑफिस के द्वारा कितने कितने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रजिस्टर किए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा मुंबई सेकंड एक आरबीआई का ओम्बुड्समैन ऑफिस यहाँ पर भी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आई, कितनी आई, 12,313 नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मुंबई सेकंड में आई, ठीक है ना। स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरीज वाइज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की हम लोग बात करें, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ रहा हूँ। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम लोग बात करें तो इस दौरान 5 सबसे अधिक कंप्लेंट वाले राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी और 5 सबसे कम ओम्बुड्समैन कंप्लेंट वाले राज्य और यूनियन टेरिटरी, इनका नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 5 उन राज्यों को जानो या फिर केंद्र शासित राज्यों को जानो जिनमें सबसे अधिक कंप्लेंट पाई गई थी इस ड्यूरेशन में, ठीक ना। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सबसे ज़्यादा आई थी चंडीगढ़ में, दूसरे नंबर पर था दिल्ली, तीसरे नंबर पर था हरियाणा, चौथे नंबर पर था राजस्थान, 5वें नंबर पर था गुजरात। नोट डाउन आप लोग करना, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहले पर था चंडीगढ़, दूसरे पर था डीएलआई दिल्ली, तीसरे पर था हरियाणा, चौथे पर था राजस्थान, 5वें पर था गुजरात। ये हो गया सबसे ज़्यादा कंप्लेंट। सबसे कम कंप्लेंट्स कौन कौन से राज्य में आई थी, इसमें फर्स्ट पर था मिजोरम, ठीक है ना, सेकंड पर था नागालैंड, ठीक है ना, थर्ड पर था मेघालय, फोर्थ पर था मणिपुर, फिफ्थ पर था अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में, ठीक है ना, इसमें सबसे कम कंप्लेन, इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन आई हुई थी, ठीक ना। कंप्लेंट का प्रोसेस क्या होता है एक बार मैं थोड़ा सा वो भी समझाता हूँ, तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को आएगी और ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है ना। शिकायतें जो होती हैं वो BRBIOS में या CMS पोर्टल के थ्रू या फिर CRPCs के थ्रू रिसीव होती हैं। प्राइमरी स्क्रूटिनी की जाती है इन कंप्लेंट्स की, ठीक है ना। प्राइमरी स्क्रूटिनीज के बाद में CRPC जो है वो ईमेल, फिजिकल मोड और CP ग्राम्स के माध्यम से प्राप्त कार्यवाही योग्य शिकायतों को ORBIOS को सौंप देता है, यानी कि ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओम्बुड्समैन को सौंप देता है, ठीक है ना। प्राइमरी स्क्रूटिनी इसलिए की जाती है कि इससे ये देखा जा सके कि फालतू फंड की कुछ शिकायतें तो नहीं है। कुछ शिकायतें तो लोग ऐसे ही डाल देते हैं ना, तो वो मतलब उसको स्क्रूटिनी कर लिया जाए कि क्या इन शिकायतों का समाधान किया जा सकता है कि नहीं, क्या इन शिकायतों पे कोई कार्यवाही की जा सकती है कि नहीं। तो जो कार्यवाही योग्य शिकायतें होती हैं उसको ORBIOS को सौंप दिया जाता है। सिर्फ कार्यवाही करने योग्य शिकायतें ही सौंपी जाती हैं, इसीलिए स्क्रूटिनी किया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी फिर से क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इस रिपोर्ट में एक डेटा और दिया गया था कि ORBIOS पर प्राप्त टोटल 85.64% शिकायतें डिजिटल मोड में आई हैं, ठीक ना। डिजिटल मोड में इतनी शिकायतें आई हुई हैं, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। ORBIOS पर प्राप्त टोटल शिकायतों में से 85.64% शिकायतें डिजिटल मोड में लॉन्च की गई हैं, जबकि डिजिटल मोड का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि CMS पोर्टल के थ्रू। डिजिटल का मतलब डिजिटली, चाहे फिर वो CMS पोर्टल के थ्रू हो जाए या फिर ईमेल के जरिए हो जाए, ठीक ना, या फिर CP ग्राम्स के जरिए हो जाए, ठीक ना, CP ग्राम्स पोर्टल के जरिए हो जाए, ये होता है क्या, डिजिटल होता है। तो 85.64% शिकायतें वो हैं वो डिजिटल मोड में पाई गई थी। अगला पॉइंट ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान मतलब जो समय सीमा क्वेश्चन में दी गई, ध्यान रखना मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी मैं बात करूंगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 की बात करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें और क्या बताया गया है कि ये जो समय सीमा दी गई है इसमें ये और बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान सबसे ज़्यादा कंप्लेंट मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स पर आई। कितने आया, 45.77%, ठीक है ना।
सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स पर आई, उसके बाद में अर्बन सेंटर्स पर आई, कितना आया 24% का, और उसके बाद में सेमी अर्बन सेंटर्स पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आई, कितना आया 18.46% की कंप्लेंट आई, ठीक है ना। सीनियर सिटीजन्स के द्वारा लॉन्च की जाने वाली कंप्लेंट्स की संख्या में गिरावट आई है। टोटल कंप्लेंट्स का 2.16% जो है वो कंप्लेंट्स सीनियर सिटीजन्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 3.04% था, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को और हम लोग समझते हैं कि स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को कि जो ये ओम्बुड्समैन स्कीम है ये क्या है, थोड़ा सा और क्लियरिटी यहाँ से आएगी, ठीक है ना। हालांकि पिछली क्लासेस में है वो पढ़ाया गया हुआ है, जो लगातार चैनल पर बने हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं से और से भी पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत इस ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में पता होता है कि ये बेसिकली इंटीग्रेट करके एक स्कीम बनाई गई है। 3 पुराने ओम्बुड्समैन स्कीम को इंटीग्रेट करके ये बनाया गया है, ठीक है। उसी से संबंधित एक थोड़ा सा मोटा एक ओवरव्यू देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप था, उसने रिकमेंड किया हुआ था, और उस रिकमेंडेशन के आधार पर नवंबर 2021 में 3 पुराने ओम्बुड्समैन स्कीम को इंटीग्रेट करके एक सिंगल स्कीम रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 लॉन्च किया गया, यानी कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड IOS स्कीम जो है वो 2021 लॉन्च किया गया, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 3 पुराने ओम्बुड्समैन स्कीम्स को इंटीग्रेट किया, उसको इंटीग्रेट करने के बाद में एक सिंगल स्कीम जो है RBIOS यानी कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जो है 2021 लॉन्च किया गया था। 12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। वन नेशन वन ओम्बुड्समैन के तहत में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अब अभी आपको मैंने बताया कि 3 पुराने ओम्बुड्समैन स्कीम को इंटीग्रेट करके, तो 3 पुराने ओम्बुड्समैन स्कीम कौन कौन से हैं उनके भी नाम आप लोग जान लो। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम यानी कि BOS 1995, इसके बाद ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर NBFC 2018 में आया था ये। इसके बाद ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019 में आया था। इन तीनों ओम्बुड्समैन स्कीम को लॉन्च करके एक नया इंटीग्रेटेड रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 में लॉन्च किया गया। 12 नवंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। वन नेशन वन ओम्बुड्समैन के तहत में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इस स्कीम के तहत में बैंक, NBFCs, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जिसको कि हम लोग CICs भी बोलते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ठीक है, इनसे संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाता है। इस पर्टिकुलर स्कीम से संबंधित कुछ और टेक्निकल बातों पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, इस स्कीम के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी था। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 में जो आया हुआ था, 12 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, एक मोटा मोटा ओवरव्यू उसका भी दिया है, चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर हुई होंगी। अब फिर से क्वेश्चन पर आते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या चीज़ें मतलब हैं, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फिर से वापस आते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल चीज़ों पे मैं चल रहा हूँ और क्वेश्चन यहाँ सबसे भी बनते हैं, ध्यान से सुनते रहना आप लोग। मुरारी बापू की कथा की तरीके से मत सुनना, मुरारी बापू की कथा वाला जो मोड है ना उससे बाहर आओ, ठीक है ना। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताया, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से और आप लोग उसका आंसर दो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहाँ पे कमेंट करके बताओ, नहीं खुद पेड क्लासेस में भी देख रहे हो तो भी अपने मुंह से बोलो, मैं पूछ रहा हूँ। क्या इससे आप खुद जज कर पाओगे कि क्या आपने सही से सुना है जो अभी मैं पीछे राम कहानी बताया हूँ, या फिर बस बढ़िया आराम से मस्त माहौल बना हुआ है, मुरारी बापू की कथा चल रही है, वीडियो के एंड में पंजीरी चरणामृत या फिर कुछ और अच्छे अच्छे प्रसाद की उम्मीद करके इसको सुन रहे हो। सुनो, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इस स्कीम के तहत में आती हैं कि नहीं आती हैं? ये आपको इसका रिप्लाई देना है। इसका रिप्लाई आप लोग खुद से एक बार दे लो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मन में इसका रिप्लाई सोच लो कि क्या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इस स्कीम के तहत में आती हैं कि नहीं आती हैं। अगर आती हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग बोलोगे कि हाँ ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इस स्कीम में आती हैं, ठीक है ना। नहीं तो थोड़ी देर फिर गिचपिच करोगे कि क्या बोल दिया सर ने, मास्टर साहब सही से पढ़ा नहीं रहे, मास्टर साहब का पढ़ाया हुआ याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब आसान नहीं होता है,
और मास्टर साहब सही से पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, इनका पढ़ाया हुआ आता नहीं है, यही सब बोलोगे। और यहाँ मास्टर साहब की तो हालत नहीं देख रहे हो कि मास्टर साहब की हालत ख़राब होती जा रही है। 56-57 पेज की इस रिपोर्ट में से, आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट आई हुई है, इसमें से इंपॉर्टेंट कंटेंट निकालने में कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ानी है, क्या क्या चीज़ें पीडीएफ में देनी है, मास्टर साहब की तो हालत ख़राब हो रही है। आप लोग वीडियो क्लास में आए हो, मुरारी बापू की कथा की तरीके से सुन के जा रहे हो, याद भी नहीं कर रहे हो, और बाद में सारा ब्लेम मास्टर साहब के ऊपर डाल देना कि मास्टर साहब सही से पढ़ाते नहीं, पीडीएफ में कंटेंट नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनो, यहाँ सबसे क्वेश्चन बनेगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो होती हैं ये इस स्कीम के तहत में आती हैं, ठीक है ना, इनको कवर किया जाता है इसके तहत में, ठीक है। फिर से वापस आता हूँ। अब हम लोग आरबीआई यूएस 2021 वाली जो स्कीम है उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो जिस समय ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ये जो स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय ये थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ, जिस समय ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस समय किन किन एंटिटीज़ को कवर करती थी और बाद में इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ और ऐड हो गई, इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। यानी कि ये आरबीआईयूएस 2021 स्कीम जो है, जब ये 12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो उस टाइम पर इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ आती थी, मतलब ये स्कीम कौन कौन सी एंटिटीज़ को कवर करती थी, थोड़ा और डीप में मैं बताऊँगा। एक मोटा मोटा ओवरव्यू तो भी सिनॉप्सिस में ही दे दिया था, लेकिन थोड़ा और डीप में बताऊँगा। फिर उसके बाद में इसमें कौन कौन सी और कंपनीज ऐड हुई वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो इनिशियली शुरुआत में इसमें सभी कॉमर्शियल बैंक्स आती थी, सभी आरआरबीज इसमें आते थे, सभी शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते थे, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से, ये लाइन ध्यान से सुन लेना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से 50 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक के डिपॉजिट साइज वाले नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी इस स्कीम के तहत में कवर होते हैं जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। और कौन कौन कवर होता है? सभी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स इस स्कीम के तहत में कवर होते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन कवर होता है जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी? तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़कर वे सभी एनबीएफसीज जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए ऑथोराइज हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत, उनको ये स्कीम कवर करती है। ध्यान से सुनना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एचएफसीज को छोड़कर वे सभी एनबीएफसीज जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए ऑथोराइज हैं वो सभी इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है। और इसके साथ साथ और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़कर वे सभी एनबीएफसीज भी इसके अंतर्गत आते हैं जो कस्टमर इंटरफेस रखने के साथ साथ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से 100 करोड़ रुपए या फिर इससे ज़्यादा के एसेट साइज रखते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इन सारी की सारी एंटिटीज़ को ये स्कीम अपने लॉन्चिंग के समय से ही कवर कर रही थी। उसके बाद, अब ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 12 नवंबर 2021 को, ठीक है ना। तब से इन सारी एंटिटीज़ को ये स्कीम कवर कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर एक डेट और आती है 1 सितंबर 2022, 1 सितंबर 2022। 1 सितंबर 2022 को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जो ये बताया हुआ था, 1 सितंबर 2022 को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज CICs को भी इस स्कीम के दायरे में ला दिया गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और ये स्कीम जो है आरबीआई के कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर स्कीम से संबंधित। अब फिर से हम लोग इसी अपने क्वेश्चन के वापस आते हैं, मतलब कि रिपोर्ट का जिक्र हम लोग और करते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर की बात हम लोग थोड़ा सा करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बात हुई थी सीआरपीसी की, ये देखो ना, ये सीआरपीसी की बात हुई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की और ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है ना। ये स्कीम लॉन्च करने के दौरान ही आरबीआई ने नवंबर 2021 में, जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी आरबीआईयूएस वाली, तो वो स्कीम लॉन्च करने के दौरान ही आरबीआई ने नवंबर 2021 में चंडीगढ़ में सीआरपीसी की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? चंडीगढ़ में, ठीक है ना। चंडीगढ़ में सीआरपीसी की स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य आरबीआई के अल्टरनेट ग्रीवियंस रिड्रेस यानी कि एजीआर, अल्टरनेट ग्रीवियंस रिड्रेस मैकेनिज्म और ज़्यादा सिंपल बनाना, और ज़्यादा आसान बनाना, और ज़्यादा रीचेबल बनाना था,
सीआरपीसीज मुख्यतः सभी फिजिकल और ईमेल कंप्लेंट्स के फोकल पॉइंट के रूप में काम करती है, और इसका मतलब कि मेंटेनेबल कंप्लेंट्स को ORB iOS को और रेगुलेटेड एंटिटीज़ को भेज देती है, और बाकी जो नॉन मेंटेनेबल कंप्लेंट्स होती हैं उनको मतलब तुरंत इंस्टेंट क्लोज कर देती है, ठीक है ना। और ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट जारी की गई है इसमें ORB iOS के 22 ऑफिसेस, ठीक है ना, कितने ऑफिसेस, नंबर ऑफ ऑफिसेस कितने हैं, 22। ORB iOS के 22 ऑफिसेस, CRPC और कॉन्टैक्ट सेंटर्स के डाटा को रिड्रेस किया गया है, इससे संबंधित डाटा के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि इस रिपोर्ट से संबंधित ज़रूरी हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाया गया, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक डाटा मैं PDF में भी दूंगा, वहाँ से आप लोग भी पढ़िएगा, और जिस क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ कि उसकी PDF आप लोग जरूर पढ़िएगा तो वो आप लोग जरूर पढ़ लिया करो। हालांकि एक आइडियल फॉर्मेट यही होता है कि पहले आप वीडियो क्लासेस देखो, उसके बाद में PDF से आप लोग एक बार चीज़ें जब पढ़ेंगे तो रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा, फिर दोबारा आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको मैं स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ वीडियो क्लास के दौरान ही कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की PDF आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है, तो उसकी ज़रूर पढ़ लिया करो। इससे संबंधित कुछ एक डाटा और भी हैं जो मैं PDF में दिया हूँ, हालांकि मुझे उतने इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लगे नहीं तो मैं यहीं पे उठा लेता, उसको कवर कर लेता, लेकिन फिर भी रिपोर्ट है 56, 57, 58 पन्नों की रिपोर्ट है, तो कुछ और चीज़ें मैं PDF में दूंगा, उसको भी आप लोग वहाँ पर जाके पढ़िएगा, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। पात्र पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जमा राशि जुटाने के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। भारत में पिछड़े राज्यों में वित्तीय पहुंच में सुधार के लिए हाल ही में L&T फाइनेंस और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के बीच में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये इसमें पूछा गया है 125 मिलियन, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। 125 मिलियन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। RBI द्वारा हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक पर क्रमशः कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है, RBI के द्वारा इन दोनों बैंकों पे जुर्माना लगाया गया है, कितना कितना जुर्माना किस किस बैंक पे लगाया गया है ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1 पॉइंट। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए NPCI ने हाल ही में किस संस्थान के साथ एक बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा IISc बेंगलोर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। हाल ही में अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए एशियाई विकास बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ये इसमें पूछा गया है 181 मिलियन, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर B 181 मिलियन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच सीमा पार UPI लेन देन को शुरू करने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और फ़ोनपे पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में साझेदारी की है। फ़ोनपे की स्पेलिंग यही है, ध्यान रखना, ये अपने इंडिया वाला फ़ोनपे नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर A। आवासीय उपभोक्ताओं के बीच रूफटॉप सोलर अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है ऑप्शन नंबर D यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में किस कंपनी ने वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में पैरामाउंट ग्लोबल की 13.01% की हिस्सेदारी 4,286 करोड़ रुपए में हासिल की है, क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शंस दिए गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर B, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने कोटक महिंद्रा बैंक में 245 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत शेयर का अधिग्रहण किया था, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, ठीक है ना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 0.7%, ऑप्शन नंबर D। RBI ने हाल ही में अभ्युदय सहकारी बैंक के सलाहकारों की समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति के सदस्य के रूप में किसे हाल ही में इसमें मतलब इस पर्टिकुलर समिति में शामिल किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं देवेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। REC लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 2030 तक 6 साल की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए की बिजली और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, क्वेश्चन अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान, ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसानों को, कृषि प्रोसेसरों को और सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में अनाज वाणिज्य मंच
आर्या एजी के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है ना। ये आर्या एजी जो है, आर्या.एजी है, ये बेसिकली ग्रेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जैसे ई कॉमर्स होता नहीं है, उसी तरीके से ग्रेन कॉमर्स होता है। आप समझ गए होंगे आप लोग कि किसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपनी खुद की स्मार्ट वॉच विकसित करने के लिए नॉइज और मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2 डॉर्नियर विमानों की खरीद के लिए गुयाना और एग्जिम बैंक यानी कि भारतीय आयात निर्यात बैंक के बीच में हाल ही में कितनी राशि की लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? क्वेश्चन का ये हिंदी में मतलब है 23.27 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टैपी टेक्नोलॉजी ने हाल ही में पहनने योग्य भुगतान के लिए भारत का पहला टोकन समाधान इंडस पेवियर लॉन्च करने के लिए थेल्स और थिंक बैंक किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए टीम इंडिया का आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बनने के लिए किस बैंक ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर सी, यस बैंक इज द राइट आंसर। न केवल अपने ग्राहकों को बल्कि अन्य वित्तीय संस्थानों से भी आवास ऋण उधारकर्ताओं की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में ज्वेल लोन सुविधा शुरू की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है ना। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर डी। सक्षम मेट्रो स्टेशनों और पॉइंट ऑफ सेल्स यानी कि POS टर्मिनलों पर संपर्क रहित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भुगतान के लिए रुपे स्मार्ट की श्रृंखला यानी कि रुपे स्मार्ट की चेन फ्लैश पे, नाम याद रखना फ्लैश पे, लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में NPCI के साथ में जो है भी हाल ही में साझेदारी की है? ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका होगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में नाबार्ड की सहायक कंपनी नैब समृद्ध फाइनेंस द्वारा 32 भागीदार संस्थानों के माध्यम से वॉश गतिविधियों के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है 45 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस बैंक ने गांधीनगर गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में NRI ग्राहकों के लिए अमेरिकी डॉलर फिक्स डिपॉजिट की डिजिटल सुविधा शुरू की है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही उत्तर एक्सिस बैंक होगा, ऑप्शन नंबर बी। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और NTPC ने हाल ही में कितने मुद्रा ऋण की सोर्सिंग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है 200 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी इंश्योरेंस 100/2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 0.04% से 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है? ये चीज़ इसमें पूछा गया है, ध्यान रखना। ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड की बात हो रही है। क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो एक टर्म और आएगा, वो भी आपको समझाऊंगा। पहले इसका आंसर जान लो, LIC। निम्नलिखित में से किस कंपनी को हाल ही में IRDAI द्वारा घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSII का दर्जा दिया गया है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कई ना कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ लो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान सोने और चांदी के आयात के लिए RBI द्वारा अधिकृत बैंकों की सूची को अपडेट किया है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। सूची के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से कितने बैंकों को सोना और चांदी आयात करने के लिए अधिकृत किया गया, ये पूछा गया है। कितने बैंकों को सोना और चांदी आयात करने के लिए RBI के द्वारा अधिकृत किया गया, ये इसमें पूछा गया है। 1 अप्रैल 2024 ये इन्फॉर्मेशन दी गई, मतलब कि लिस्ट जो होगी प्रभावी होगी 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, क्वेश्चन को एक्सपांड करते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। पहले नाम, इसका आंसर जान लेते हैं 11। ठीक है, RBI ने 1 अप्रैल 2024 से 11 बैंकों को सोना और चांदी यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड के इंपोर्ट को जो है आयात करने के लिए मंजूरी दे दी है, मतलब अधिकृत कर दिया है इंपोर्ट के लिए। ठीक है ना, अब ये टोटल 11 बैंकें हैं। RBI ने टोटल 11 बैंकों को, मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ जिससे कि चीज़ें याद हो जाएं, RBI ने टोटल 11 बैंकों को गोल्ड और सिल्वर दोनों के इंपोर्ट के लिए अथोराइज कर दिया है, जबकि केवल 3 बैंकों को
ठीक है ना, 3 बैंकों को केवल गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए ऑथराइज किया है। 11 बैंकों को गोल्ड और सिल्वर दोनों, 11 बैंकों को गोल्ड और सिल्वर दोनों, 3 बैंकों को केवल गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने अभी हाल ही में ऑथराइज किया हुआ है, ठीक है ना। और ये सभी ऑथराइजेशन जो है वो 1 अप्रैल 2024, ये डेट याद रखो, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक के लिए ही हैं, 31 मार्च 2025 तक के लिए हैं, तो ये डेट दोनों याद रखना। ये ऑथराइजेशन जो है, ये ऑथराइजेशन 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। 11 बैंकें ऐसी हैं जिनको गोल्ड और सिल्वर दोनों को इंपोर्ट करने के लिए ऑथराइज किया गया है। 3 बैंकें ऐसी हैं जिनको केवल गोल्ड करने के लिए ऑथराइज किया गया है, इंपोर्ट करने के लिए ऑथराइज किया गया है। अब गोल्ड और सिल्वर के लिए 11 बैंकें कौन सी हैं उसके नाम भी मैं फटाफट बोल दे रहा हूँ, इसी टाइम पर मतलब नोट डाउन कर लो, याद कर लो, पीडीएफ में भी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी बैंकें ऐसी हैं जिनको ऑथराइज नहीं किया गया है ना। तो नहीं किया गया है वाली कंडीशन में अगर हमको आंसर देना होगा तो उस कंडीशन में किसको किया गया है, ये आंसर मतलब ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला है फेडरल बैंक, जिसको ऑथराइज किया गया है, ठीक है ना। फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, करूर वैश्य बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, यूएस बैंक और इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ये टोटल 11 बैंकें ऐसी हैं जिनको गोल्ड और सिल्वर दोनों इंपोर्ट करने के लिए ऑथराइज किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखो। इसके साथ साथ में 3 बैंकें वो कौन सी हैं जिनको केवल गोल्ड के लिए बोला गया है, तो पहला है इंडियन ओवरसीज बैंक, दूसरा है पीएनबी, तीसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों को केवल और केवल जो है गोल्ड के लिए बोला गया, ठीक है ना। अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच में इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट जो है वो 38.76% बढ़ा है और ये बढ़कर 44 बिलियन यूएसडी हो गया है। ये भी आप लोग याद रख लो, ये डाटा है। जबकि सिल्वर इंपोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिल्वर इंपोर्ट में कमी आई हुई है, 11.53% की डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये घटकर 4.62 बिलियन यूएसडी हो गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने वीडियो में कवर किया है, ठीक है ना। इससे संबंधित कुछ एक डाटा और है जो पीडीएफ में दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो वो पीडीएफ में डाल रहा हूँ, उसको भी एक बार आप लोग जाके पढ़िएगा, ठीक है। उसमें कंट्रीज़ वगैरह का भी नाम मैंने दिया है कि कौन सी कंट्रीज ज़्यादा कंट्रीब्यूटर वगैरह थे, वो सब है, एक बार आप जाके उसको पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। अभी मुझे लगा कि क्वेश्चन यहीं से और ऐसे बन सकता है, तो ये मैंने फ्रेम किया। बाकी चीज़ें आप लोग थोड़ा बहुत पीडीएफ से भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।